नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर नूतन टेस्ट सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एएसओ की वैकेंसी आ चुकी है, या यूं कहें कि बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो इस संबंध में आपके मन में कई तरह के विचार आते होंगे कि तैयारी जो है कैसे करनी है, कितने घंटे की पढ़ाई करें, रिजल्ट होगा या नहीं होगा। हमसे बेहतरीन बहुत सारे छात्र होंगे इस फील्ड में जो लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे, उनसे आगे कैसे निकलना होगा। 10 लाख 12 लाख फॉर्म गिरते हैं और जो है 1400-1500 के आसपास वैकेंसी है। इसमें अपने लिए एक सीट को कैसे सुरक्षित करें। ठीक है, तो तरह तरह के सवाल आपके मन में आते रहते ही हैं, क्योंकि सभी लोग को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है और इन्हीं दौर से गुजरने के बाद, इन समस्याओं को पार करने के बाद ही आप जो है सफलता की सीढ़ियों को चढ़ पाते हैं। तो चलिए, इसी क्रम में जो मुझे लगा कि कुछ सवाल जो आपके मन में आता होगा, और यह कहीं ना कहीं एक बेहद जरूरी सवाल है और इस पे लोग चर्चा नहीं करते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आपको सफल होना है तो पहले अपने ही मन में इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना होगा। ठीक है, तो चलिए, अब यहाँ पे जो है इसी क्रम में कुछ सवाल मैंने अपने ही मन से जनरेट किया है, जो कभी मैं भी फेस किया करता था। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पे चर्चा करते हैं। पहली चीज, बीएसएससी सीजीएल 4 की तैयारी के दौरान किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, इसको हमने 3 सवालों में तोड़ दिया है, इस मेजर सवाल को। जिसमें पहला सवाल है कि कितने घंटे की पढ़ाई जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, कितने घंटे की पढ़ाई जरूरी है या हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस संबंध में मेरा मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी से भी, बहुत सारे लोग मुझसे भी कई बार सवाल किए हैं और करते भी हैं कि कितने घंटे की पढ़ाई जरूरी है, थोड़ा सा इस विषय में कोई अगर ऐसी जानकारी हो तो वो हमें बताएं। तो मेरा मानना ये है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं 10 से 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे मेहनत डेली करूं। ठीक है, लेकिन मेहनत जो है लोग कर नहीं पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बेहद गंभीर लाइन है कि मेहनत करना सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हम 10 से 12 घंटे डेली पढ़ाई करें, लेकिन कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो पहला चीज तो यह है कि ये सवाल ही गलत है। ध्यान दीजिएगा, इसके एवज में सवाल क्या होना चाहिए। चाहते तो सभी हैं कि हम पढ़ाई करें, लेकिन इस चाहत को पूरा कैसे किया जाए। तो जरूरी ये है कि पढ़ाई करने के लिए क्या करें। ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई करने के लिए क्या करें, बेहद जरूरी सवाल है। पढ़ाई करने के लिए क्या करें। अब ध्यान से समझिएगा, अब इस सवाल से हमने एक सवाल जनरेट किया। क्या सवाल है कि पढ़ाई करने के लिए क्या करें। तो ये चीज आपको मानना पड़ेगा कि आप भी चाह रहे हैं कि खूब मेहनत करें, कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और इसी वजह से लोग जो है डिप्रेशन में लगातार जाते रहते हैं, और पता चलता है कि सब चीज ठीक है लेकिन मन से बेहद परेशान है। और जब आप मन से बेहद परेशान है तो फिर ठीक कुछ भी नहीं है। तो इसी क्रम में चलिए इस पे चर्चा करते हैं कि पढ़ाई करने के लिए क्या करें। तो पहली चीज है कि पढ़ाई तभी हो पाएगी जब आपका दिमाग शांत रहे। अब दिमाग के अशांत रहने का कई वजह हो सकता है। तो पहला तो आपको ये देखना होगा कि आपका मन जो है क्यों शांत नहीं है। ठीक है, मन को शांत करना बेहद जरूरी है। तो जो भी कारण हो, उस कारण को अगर आप हटा दें तो फिर दिमाग जो है ऑब्वियसली शांत हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए, हमारा मन भी शांत हो गया, या फिर हमें सब चीज ठीक है लेकिन इच्छा शक्ति की कमजोरी की वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए बेहद जरूरी 1-2 चीजें हैं कि आखिर कैसे पढ़ाई करें। तो उसके लिए मैंने एक तरीका अपनाया था कि जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करें, ठीक है, अब पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है
कि एक अलार्म लगाइए। सभी के पास फोन है, 10 मिनट का अलार्म लगाइए। ध्यान दीजिएगा, 10 मिनट का अलार्म लगाइए और अपने आप को खुद से एक संकल्प कीजिए कि इस 10 मिनट के दौरान हमें किसी भी और चीज पे ध्यान नहीं देना है। चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए, कुछ आ जाए, आपको किसी अन्य चीज पे ध्यान नहीं देना है। बस इस 10 मिनट में जो आपने टाइमर या फिर अलार्म लगाया है 10 मिनट का, इसमें आपको पढ़ाई करनी है। और ये जरूरी नहीं कि पढ़ाई करनी है। अब इस 10 मिनट में पहले ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, इस 10 मिनट का जैसे ही आपने अलार्म लगाया तो अलार्म से पहले आप ये मन में सोच लीजिए या फिर कहीं पे लिख लीजिए कि इस 10 मिनट में आपको क्या करना है। सपोज कीजिए आपके पास कोई बुक है, उसमें जो है एक पेज, पहला पृष्ठ है कुछ, उसमें से सपोज कीजिए कि कोई 5 फैक्ट है शुरुआत में, ठीक है, 5 फैक्ट है या 5 लाइन है, ठीक है। उस 5 लाइन को आपको 10 मिनट में याद करना है। आपने ये संकल्प लिया या आपने खुद को एक टास्क दिया कि तुमको 10 मिनट में पूरा करना है और इस 10 मिनट में कोई और काम नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही 5 मिनट होगा, ठीक है, 5 मिनट तक आप अच्छे से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। छठा मिनट जैसे होगा, फिर लगेगा कि थोड़ी सी बेचैनी हो रही है कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि टाइमर में कितना टाइम बचा हुआ है। 7 मिनट आते आते बेचैनी और बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि पहले पिछले कई महीनों से पढ़ाई से कोई नाता नहीं रहा, ठीक है। तो इसी तरह से 7वें मिनट, 8वें मिनट, 9वें मिनट और 10वें मिनट में बेचैनी अपने चरम पे रहेगी। तब ऐसे कंडीशन में क्या करें, फिर और परेशानी बढ़ेगी। यही वो समय है, 7वें से लेकर 10वें मिनट तक का जो समय है, यही वो समय है कि अपने आप को समझाना है कि नहीं, मैंने खुद को एक संकल्प दिया है कि 10 मिनट में हमें 5 फैक्ट को याद करना है। तो उस 10 मिनट में जो है हमको करना ही करना है, बैठना ही है, ठीक है। तो उस संकल्प को याद रखिए लगातार, और 7 से 10 मिनट का जो बीच का जो एक पीरियड होगा, उसमें लगातार याद रखना है कि मैंने खुद को संकल्प दिया है, ठीक है। तो चलिए, आप एक माइलस्टोन पार कर गए कि चलिए 10 मिनट का खुद को टारगेट दिया था, उसको आपने क्रॉस कर लिया और 5 फैक्ट आपने याद भी कर लिया। उसके बाद आपके भीतर क्या बदलाव आएगा कि लंबे समय के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अपने ही मन को कुछ टास्क दिया था और उसने मेरा सपोर्ट किया कि हाँ, इस काम को किया जा सकता है। तब क्या होगा कि आपकी इच्छा शक्ति में थोड़ी बढ़ोतरी आएगी। फिर दूसरी चीज, कुछ देर के बाद या फिर अगले दिन, ठीक है, आज आप 10 मिनट तक पहुंचे हैं, लेकिन इफेक्टिव स्टडी हुई है। कैसे? कि उस 10 मिनट में आपने अपने आप को एक काम दिया कि तुमको 5 फैक्ट याद करना है। तो इस 10 मिनट में आपने कुछ काम किया और इफेक्टिव तरीके से किया, क्योंकि आपको याद करना था, ठीक है। अगला जब आप अलार्म लगाएंगे तो 11 मिनट का लगाइए, ठीक है। इसी तरह से धीरे धीरे छोटा छोटा टारगेट देते हुए खुद को, और जब भी एक पीरियड, टाइम पीरियड आप सोचें कि उस टाइम पीरियड में मुझे पढ़ाई करनी है, तो तुरंत यह भी सोच लें कि उस टाइम पीरियड में मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। इसका एक सूची जरूर रखिए अपने पास, कहीं पे लिख डालिए कि इस 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में मुझे इतना पढ़ना है। ध्यान रहे, कोई भी बड़ी ऊंचाई तक जाने के लिए हमें छोटी छोटी सीढ़ियों को ही पार करना पड़ता है। तो यही छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जो कि एक दिन आपको लंबे इच्छा, मतलब एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला इंसान बनाएगा, और इच्छा शक्ति के ही दम पर कुछ भी संभव है, ठीक है। तो चलिए, इसी तरह से आपको एक सूची तैयार कर लेनी है इसके लिए कि हमें जो है इस टाइम पीरियड में कुछ इतना काम कर लेना है, और इसमें सेम पैटर्न को अपनाना है जैसे इसमें किए थे, और इसी प्रक्रिया को लगातार दोहराना है। और एक समय आएगा, मेरा यकीन मानिए, कि आपको पढ़ाई में बिल्कुल मन लगने लगेगा। और जब आपका दिमाग शांत हो और पढ़ाई में मन लग रहा है, तो संघर्ष जैसी कोई खास समस्या नहीं रह जाती है, ठीक है। संघर्ष तभी है जब आपका मन अशांत है और खुद को शांत करना है, ठीक है। तो ये चीज संघर्ष मैंने इच्छा शक्ति को बनाए रखने में,
कि आपकी इच्छा शक्ति कम ना हो, बढ़ती जाए, उसके लिए जरूरी है संघर्ष करना। संघर्ष वही है, मानसिक संघर्ष ही सबसे बड़ा संघर्ष है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि अगर लंबे समय से पढ़ाई से दूर रहे हैं, हमें शुरुआत करनी है तो कैसे करें। तो 10 मिनट तो हमने एक छोटा सा आपको ये बताया कि 10 मिनट का एक टाइम पीरियड चूज करके जो है आप इसका शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया कि खुद को एक टास्क भी दे दिए और उसको पूरा किए तो एक मैसेज जाएगा खुद में कि हमने जो सोचा उसको अचीव किया, और लगातार इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो चलिए अब इसी क्रम में जो अगला ये है, अगला प्रश्न यहाँ पे है। चलिए उससे पहले इस पे थोड़ा सा एक और चीज देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पढ़ाई करने के लिए क्या करें। ठीक है, कई बार क्या होगा कि आप इसमें भी परेशान हो जाएंगे, तो मेरा मानना है कि कम से कम 10 मिनट 15 मिनट ही डेली थोड़ा सा मेडिटेशन का भी सहारा लीजिए, ताकि दिन भर के भाग दौड़ से आप जो है परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में एक मानसिक मजबूती प्रदान करती है मेडिटेशन, तो हर स्टूडेंट को वैसे करना ही चाहिए। आप देखिएगा कि जब जब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो आपको लगेगा कि मानसिक चुनौतियां बढ़ती जा रही है, मन से एकदम परेशान हो जाता है आदमी। वैसे कंडीशन में फिर क्या होता है, उसी का असर है कि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो उधर से जब आप लौटते हैं तो अपने परिजनों से ये कहते हुए नजर आते हैं तो जानते हुए क्वेश्चन में हमने 4-5 क्वेश्चन गलती कर दिया। कैसे? तो रंगने में गलती कर दिया, इसका इसमें रंग दिया, सीरीज गड़बड़ा गया। तो ये समस्या हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि छोटी सी समस्या है, अगर हम वहां पे जो है ठीक से रंगे होते तो आज ये हो जाता, आज रिजल्ट हो जाता। आप ये देखिए ना कि उसके आखिर वो हो क्यों रहा है। और ये एक बार नहीं, मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके साथ ये समस्याएं लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन फिर भी वो चाह के भी ठीक नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए ज्यादा जरूरी है कि एग्जाम हॉल के अंदर आपका दिमाग हमेशा शांत रहना चाहिए। ठीक है, तो जब और दिमाग को शांत रखने के लिए जरूरी है कि आपका जो है आप डेली मेडिटेशन करें, जितना ही समय मिले थोड़ा सा खुद को समय दें उसमें से, ये मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहता है। ठीक है, अब बाकी पढ़ाई करने के लिए ये इस मेथड को अपनाइए, एक टाइम पीरियड फिक्स कीजिए, उस टाइम पीरियड में लिख डालिए कि हमें जो है कितना क्या क्या चीजें जो है हमें कंप्लीट करनी है। ठीक है, एक छोटा सा टारगेट देना है खुद को। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। सेट में कैसा स्कोर होना चाहिए ताकि समझें कि तैयारी अच्छी है या नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए, सेट कोई भी हो वो डिसाइड नहीं करता है कि आपका जो है रिजल्ट होगा या नहीं होगा, बस एक अनुमान लगाते हैं हम। ठीक है, सेट में किसी दिन अगर 150 में 135 मार्क्स आ गया तो अपने आप में ये समझते हैं कि अरे चलो खुद को संतुष्ट किया जा सकता है कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सेट के मार्क्स से खुद को ये जांचना या खुद में ये महसूस कराना कि हम जो है एक सेफ जोन में जो है जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। यहाँ पे जो है आप खुद को सेफ महसूस करवा रहे हैं, ना कि आप सेफ जोन में जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सेट का स्कोर जो है डिसाइड नहीं करता है कि आपका एग्जाम कैसा जाएगा। ठीक है, सेट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 90% स्कोर करते हैं, लेकिन छोटी छोटी समस्याओं के वजह से जो है एग्जाम हॉल में गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं सेट मारने की जो विधियां हैं वह भी इसमें बहुत बड़ी बाधक है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि रूम पे बैठे हुए हैं और जो सेट जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें अगर 1.25 घंटे का समय आपको लिखा हुआ है तो लोग क्या करेंगे, 1.5 घंटे में ही सेट लगा करके समेट देते हैं। तो उससे क्या होता है, उस 1.5 घंटे में फिर जब वो मूल्यांकन करते हैं अपना तो पता चलता है कि 4-5 क्वेश्चन हमने गलत रंग दिया है, तो उसको भी सही मान लेते हैं, अरे ये तो जो है गलती से हमने रंग दिया, अच्छा चलो वहाँ एग्जाम हॉल में ही सब सही हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपको 2 घंटे या 2.25 घंटे का समय मिलता है तो आप सेट प्रैक्टिस के दौरान प्रयास करें कि आप पूरे वक्त का इस्तेमाल करें।
आपको अपने आसपास वैसा माहौल क्रिएट कर देना है जो माहौल आपको एग्जाम के दिन एग्जाम हॉल में प्रोवाइड कराया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो उस तरह का प्रॉपर एक माहौल आपको क्रिएट करना है। सेट प्रैक्टिस प्रॉपर समय लेके कीजिए, मन को स्थिर रख के कीजिए। कभी भी न गोला भरने में दिक्कत होगा कि इसका उसमें रंगा गया, ना ही जानबूझ के गलतियां हो जाएगी। इन सारी समस्याओं से आप दूर हो जाओगे। ठीक है, चलिए। तो सेट का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि अगर सेट का स्कोर कैसा भी रहे, ठीक है, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि सेट प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो ये देख लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक आपका गलत हो रहा है। उन सभी टॉपिक्स को उठाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, लगातार रिवीजन कीजिए, फिर अगला सेट लगाइए। तो सेट तो है कि अपना तैयारी देख करके और उसके बाद उसमें हमको कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, ये है सेट की उपयोगिता। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि नहीं, सेट में अगर हम इतना स्कोर कर ले रहे हैं तो हम सेफ जोन में। ये चीज बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। ठीक है, चलिए तीसरा और बहुत ही अहम सवाल, रिजल्ट होगा या नहीं होगा और ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट होगा या नहीं होगा बहुत ही गंभीर सवाल है। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ये सवाल आपके पूरे जहन पे कब्जा कर लेगा कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। लगता है नहीं होगा, लगता है कि जितना पढ़े थे सब भूलते जा रहे हैं। तो ये जो है रिजल्ट होगा या नहीं होगा, इससे अगर आप इस सवाल से बचना चाहते हैं तो एक ही काम आपको करना होगा कि रिजल्ट की चिंता छोड़ देनी। रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा ये मैटर ही नहीं, आपको अपनी तैयारी सुधारनी है, लगातार उस पर काम करते जाना है। ईश्वर आपके प्रयासों को देखते हुए उचित परिणाम जरूर देंगे। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। ध्यान दीजिए, रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा इसके विषय में कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव करने पर ध्यान लगाना है। और उसके लिए कल भी मैंने एक तरीके का जिक्र किया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए, उसमें देख लीजिए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी टॉपिक को संग्रहित कीजिए, उस पर शॉर्ट नोट्स बनाइए और उन सभी शॉर्ट नोट्स को जो है आप लगातार रिवाइज करते रहिए और वही आपका सबसे बेस्ट साथी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये चीज हो गया। बाकी रिजल्ट हो गया नहीं होगा तो इसके लिए तो है कि मन में ये बिठा लेना है कि मुझे जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता है तब तक लगातार प्रयास ही करते रहना है। ठीक है, और ओवर थिंकिंग से कैसे बचें, इसके लिए भी वही है, परिणाम की चिंता ही नहीं करनी। परिणाम की चिंता आप जितना कीजिएगा उतना ज्यादा परेशान होइएगा और एग्जाम टाइम में ऐसा नौबत आ जाएगा कि लगेगा कि मतलब अब हो ही नहीं पाएगा रिजल्ट, इस तरह का मन में आ जाता है। ठीक है, तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, क्या होगा नहीं होगा। घूमने का मन कर रहा है घूमिए। ठीक है, अपने लिए समय एक निकाल लीजिए कि हाँ आज मुझे, जैसे देखिए पढ़ाई को लेकर के लोग सोचते हैं कि इतना देर अगर आज हम पढ़ाई कर लेंगे तो फिर घूमेंगे। समय छोड़ दीजिए, काम देखिए। अगर आपने 5 टॉपिक लिया कि आज मुझे 5 टॉपिक पढ़ जाना है, 5 टॉपिक को पढ़ना है। एक इफेक्टिव स्टडी अगर आपको करनी है तो उसी तरह से जैसे हमने इसमें बताया, एक टाइमर लगा लीजिए 30 मिनट ही। अगर आप 30 मिनट पढ़ सकते हैं एक साथ बैठकर, एक जगह बैठ करके, तो 30 मिनट का टाइमर लगा लीजिए और उसमें अगर 30 मिनट में एक टॉपिक किया जा सकता है तो एक टॉपिक का नाम लिख दीजिए, 30 मिनट का अलार्म लगा दीजिए, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से आपका आज का अगर टोटल काम पूरा हो जा रहा है फिर उसके बाद भी आप कुछ भी करिए, उससे किसी को कोई मतलब नहीं। या फिर आपके तैयारी से या फिर आपके रिजल्ट से किसी के ऊपर क्या ही प्रभाव पड़ जाएगा। मेरा मानना तो यह है कि अगर आप आज पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने माँ पिताजी, अभी तो मन में पूरा होगा कि माँ पिताजी को ये देना है वो देना है, उनके लिए ही कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। मेरा मानना यह है कि माँ पिताजी जिनके भी हो सकता है कि मैं कई मामलों में गलत साबित हो जाऊं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मतलब आप जनरली सोच सकते हैं कि हमारे माता पिता जो भी हैं, तो जिनके भी माता पिता हैं कहीं ना कहीं वो अपने जीवन काल का 60 से 80% जो जीवन है उसको गुजार चुके हैं। ठीक है, आपके
पढ़ाई करने से, आपके रिजल्ट हासिल कर लेने से अगर बहुत ज्यादा बदलाव आएगा तो उनके बचे हुए 15 से 20% जीवन में बदलाव आएगा। और जो सबसे मेजर बदलाव आएगा वो हमारे आगे आने वाले जनरेशन के जीवन शैली में बदलाव आएगा। ठीक है, तो इन चीजों को भी आप याद रखिए। आप मतलब बहुत तरह की का ख्वाब नहीं पाल लेना है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हाँ एक ये है कि आपको एक बेहतर जीवन जरूर मिलेगा और उसमें जो है आप काफी कुछ सोच सकते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, आगे आने वाले जनरेशन के लिए। तो ये सारी चीजें जो है आपको वहाँ पे इस तरह से उपलब्ध रहती है। और कल सैलरी की भी हमने बात करी, काफी अच्छी सैलरी, और 8वें वेतन में तो जो है उसका जो भी फिटमेंट फैक्टर आएगा उसका, तो उसके बाद आपकी सैलरी भी काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम यही था आज का कि आपको अगर छोटे छोटे समस्याओं से बचना है और पढ़ाई को लगातार जारी रखनी है तो इसके लिए कुछ चीजें जरूरी है। जैसे पढ़ाई के लिए ये टाइमर वाला सिस्टम आप लोग अपनाइए। जब भी पढ़िए तो उसका नोट्स जरूर बना लीजिए। ठीक है, जब भी कुछ पढ़ना हो तो साइड में जरूर कहीं पे लिख दीजिए कि अभी जो हम पढ़ने बैठे हैं तो मुझे क्या क्या चीजें अभी पढ़ लेनी है। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने जर्नी को आगे बढ़ाइए और हम आपके साथ हैं तैयारी में। जहां तक हमसे जो भी हो पाएगा आपके हमेशा साथ रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।